हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के ऑनलाइन वाले पेपर में सॉल्व करा रही हूँ। तो ये ऑनलाइन वाला पेपर है, इसके पहले भी वीडियो आ चुकी हैं ऑनलाइन पेपर की, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं हैं। ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कुछ गलत हैं, तो गलत कथनों की पहचान करनी है। पहला लिखा है, आवेश परपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। दूसरा लिखा है, आवेश अत्यधिक गति के साथ परपथ में प्रवाहित होता है। तीसरा लिखा है, एक प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्वरूप में बदल देता है। और चौथा लिखा है, तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो गलत हैं वह बताने हैं, कौन कौन से गलत हैं। चलिए देखते हैं कौन गलत हैं। पहले में लिखा है, आवेश परपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आवेश बंद परपथ में संरक्षित रहता है, यह व्यय नहीं होता, बल्कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निरंतर प्रवाहित होता है। तो पहला गलत हो गया। बी में क्या लिखा है, आवेश अत्यधिक गति के साथ परपथ में प्रवाहित होता है। तो ये भी गलत लिखा है, क्योंकि अधिकांश परपथों में आवेश वाहक अपेक्षाकृत धीमी गति रखते हैं, यानी कि धीमी गति से प्रवाहित होता है। इसमें लिखा है अत्यधिक गति के साथ, इसलिए ये गलत है। ए और बी गलत है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, गलत ही पूछे गए थे। ये दोनों सही लिखे हुए हैं कि एक प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप में बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये सही है। डी में लिखा है, तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी सही लिखा है। आवेश वाहक जो हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो तार में परमाणुओं की परिक्रमा करने वाले ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। तो ये भी सही हैं। सी और डी सही हैं, गलत पूछे गए हैं। ए बी गलत हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लिखा है, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? लिखा है, सर्दियों में एल्यूमिनियम पर्ड यानी फॉयल और प्लास्टिक गर्मियों में। दूसरे में लिखा है, दोनों मामलों में कंबल। तीसरे में लिखा है, एल्यूमिनियम दोनों मामले में। और चौथे में लिखा है, प्लास्टिक पर्ड सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। तो गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए कंबल का प्रयोग करेंगे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। दोनों मामलों में कंबल। अब कंबल का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि कंबल का उपयोग करने से गर्मियों और सर्दियों में कुछ सीमा तक ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने और डिब्बे के भीतर तापमान बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। इसीलिए कंबल का उपयोग किया जाएगा। कंबल जो है गर्मियों में गलन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और सर्दियों में अत्यधिक हेमन को रोक सकता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहला है, बी की गति से ए की गति अधिक है। दूसरा है, बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। तीसरा है, ए की गति से बी की गति अधिक है। और चौथा है, ए द्वारा तय की गई दूरी
बी द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। अब क्या लिखा है, दूरी समय आलेख है और दो कारों की गति एक सीधी रेखा में आलेखित की गई है और बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है। इसका मतलब है कि बी की गति से ए की गति अधिक है, तभी ए की रेखा ऊंची दिखाई गई है, इसीलिए ए की गति अधिक है बी से। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। पारा लिखा है, ये इसका घनत्व लिखा है, मक्के के तेल का लिखा है और तांबा का लिखा है। आगे लिखा है, क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए। पहला विकल्प लिखा है गिलास के तल पर बैठ जाएगा यानी डूब जाएगा। दूसरे में लिखा है मक्के के तेल पर तैरेगा। तीसरे में लिखा है पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। और चौथे में लिखा है गिलास के ऊपर तैरेगा। तो तांबे का सिक्का है, इसका जो घनत्व है वह मक्के के तेल से ज़्यादा है और पारे से कम है। तो क्या होगा कि पारे पर तैरेगा और मक्के के तेल में डूब जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि तांबा जो है मक्के के तेल से ज़्यादा सघन है और पारे से कम सघन है, इसीलिए पारे पर तैरेगा और मक्के के तेल में डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण लिखा है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ऊंचा होगा। तो दोनों ही कथन यानी दोनों अभिकथन तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगाती है। वह उस कांच की बोतल को खौलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? पहला विकल्प है गर्म होने पर बोतल के अंदर की वायु घटती है। दूसरा है गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। तीसरा है गर्म होने पर बोतल के अंदर की वायु बढ़ती है। और चौथा है गर्मी बोतल के अंदर की वायु को प्रसारित करती है। तो यह जो गतिविधि है यह चार्ल्स के नियम को दर्शा रही है। चार्ल्स का नियम क्या है कि दाब और गैस की स्थिर मात्रा पर गैस की मात्रा का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार की गतिविधि में क्या होगा कि गर्मी बोतल के अंदर की वायु को प्रसारित करती है, इसीलिए जो गुब्बारा है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि जब कांच की बोतल को उबलते पानी में रखेंगे तो गुब्बारे के आकार में परिवर्तन यह दर्शाता है कि गैसों का तापमान बढ़ता है तथा उनके कणों की बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण गैसें प्रसारित होती हैं, इसीलिए गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में दो रंगहीन घोलों M और N के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर M पीला हो जाता है तथा N ईंट लाल रंग का हो जाता है। M और N में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप M और N की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहले विकल्प में लिखा है M और N दोनों लवण हैं। दूसरे में लिखा है M अम्ल है और N क्षार है। तीसरे में लिखा है M क्षार है और N अम्ल है। और चौथे में लिखा है M क्षार है और N की सीमित जानकारी के साथ पहचान नहीं हो सकती। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आपके सफ़ेद कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है और आप जब उसे साबुन से
धुलने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, तो उस जगह हल्दी का जो दाग है वह लाल हो जाता है, यानी हल्दी क्षार में लाल रंग देती है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एन जो है लाल रंग का हो जाता है, तो एन क्या है, क्षार है, और एन क्षार है सिर्फ दूसरे में लिखा हुआ है, यानी कि एम अम्ल है और एन क्षार है। हल्दी जो है अम्ल में पीला रंग दे रही है और क्षार में लाल रंग दे रही है, और एम और एन को जब मिलाया जाता है तो लाल रंग धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसका मतलब है कि एम अम्ल है और एन क्षार है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हल्दी का प्रयोग है, अम्ल और क्षार में क्या क्या रंग देते हैं हल्दी, ये आप लोग याद कर लीजिए, आसानी से प्रश्न हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, समुच्चय की पहचान कीजिए जो एक खाद्य संरक्षक यानी परिरक्षी नहीं है। पहला विकल्प है आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड व सिट्रिक अम्ल, और चौथा है विटामिन सी व शर्करा। तो खाद्य संरक्षक क्या होते हैं? ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें भोजन को रोगाणुओं तथा सड़न से बचाने के लिए भोजन में मिलाया जाता है। तो इसमें जो खाद्य संरक्षक नहीं है वह बताना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। ये खाद्य संरक्षक नहीं है, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन होता है, और यह आमतौर पर प्रकृति में लाल, भूरे या काले खनिज के रूप में पाया जाता है। ये खाद्य संरक्षक नहीं है, बाकी ये तीनों खाद्य संरक्षक हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों में समाविष्ट हैं? यानी कि इसमें से वह विकल्प बताना है जिसमें सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। पहला विकल्प है तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना, दूसरा है पानी में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना, तीसरा है अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल को उबालना, जल में स्याही को मिलाना, और चौथा है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पकाना। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है ये भी तो जानना आवश्यक है। जब एक रासायनिक पदार्थ एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यह आमतौर पर अनुत्क्रमणीय होता है और इसमें नए उत्पाद बनते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नए उत्पाद किस किस में बन रहे हैं? चौथे विकल्प में लोहे में जंग लग रहा है, कागज जल रहा है, भोजन पक रहा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और इसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है। अंतर याद रखिएगा, आसानी से प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, अगर लोहे के एक ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। कारण लिखा है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जिंक यानी जस्ता पाउडर को परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना अपेक्षित है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी,
कोई अभिक्रिया नहीं होगी, परख नली ठंडी हो गई। और चौथा है तीव्र अभिक्रिया हुई। तो जब जिंक पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी और तीव्र अभिक्रिया भी होगी। ए और डी यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो अभिक्रिया होगी यह रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जहाँ जिंक अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। सरल शर्करा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। ए, बी और सी क्रमशः हैं। तो सरल शर्करा में विघटित हो रहा है, उसके बाद ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। तो सरल शर्करा में कौन विघटित होता है, कार्बोहाइड्रेट। ए में सिर्फ ए कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद ग्लिसरॉल में विघटित होता है वसा, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है प्रोटीन, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। लिखा है, जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं। यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। तीसरा है, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, ये सही है। लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें, ये भी सही है। वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, ये भी सही है। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है। मूसला जड़ का उदाहरण बताना है। पहला विकल्प है मक्का प्याज, दूसरा है गाजर आलू, तीसरा है सलजम टैपियोका और चौथा है आलू अदरक। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार इनके होते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को ही रेशेदार जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ क्या होती है, एक बड़ी प्राथमिक जड़ है जो पौधे के तने से सीधे नीचे बढ़ती है, और रेशेदार जड़ें छोटी द्वितीयक जड़ें हैं जो तने से सभी दिशाओं में फैलती हैं। तो ये तो जड़ों के बारे में जान लिया। इसमें जो मूसला जड़ हैं उनका नाम बताना है जिसमें मूसला जड़ पाई जाती हैं। तो सलजम और टैपियोका में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में लिखा है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च यानी मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो अभिकथन तो सही है, पत्तियों में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। और कारण में क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का उत्पादन होता है, इसीलिए ये गलत है। ए सही परंतु आर गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है, सरसों, गुलाब और पिटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। दूसरा है, मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी यानी द्विलिंगी होते हैं। तीसरा है, मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। और चौथा है, निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो जिन पुष्पों में केवल नर या मादा जब प्रजनन अंग होते हैं तो वे कहलाते हैं एक लिंगी, या तो उनमें नर जनन अंग होते हैं या मादा जनन अंग होते हैं। और जिनमें दोनों पाए जाते हैं वे कहलाते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी।
अब उसमें लिखा है सरसों, गुलाब, पिटूनिया एक लिंगी पुष्प है। ये गलत है क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प है। इनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी होते हैं। ये गलत है क्योंकि ये एक लिंगी पुष्प हैं इनके, इसीलिए ये भी गलत हो गया। मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। ये सही है, मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। और चौथे में लिखा है निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो ये गलत है क्योंकि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है फल में विकसित होता है जिसके अंदर बीज होते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। सिर्फ सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। मानव और पौधों की बीमारी, और ये लिखा है रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो चलिए मिलाते हैं। लिखा है सिट्रस विकार, ये किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। उसके बाद पोलियो किससे होता है? विषाणु यानी वायरस से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ या प्रजीवाणु से। और गेहूं की रस्ट ये होता है कवक से। तो इस क्रम में ए का दूसरा, बी का पहला विकल्प इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है। दूसरा लिखा है कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। तीसरा है लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। और चौथा है कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। इसमें पहला सही है, कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये भी सही है। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें लिखा है कि कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और यहाँ लिखा है कि इसमें उपस्थित होती है, इसीलिए ये गलत हो गया, गलत ही पूछा गया है। तो साइंस के जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया है। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।